दोस्तों आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का पूरा बेसिक पढ़ेंगे। इसमें हम जितना भी बेसिक बन सकता था एनसीईआरटी से और टोटल निकाल कर इसमें हम आपको डाल दिए हैं। और बेसिक पढ़ने से आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में 7 से 8 नंबर बेसिक से ही डायरेक्टली आपका पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम बोल रहे हैं कि बेसिक से ही आपका 5-6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। और जितना भी बेसिक बताएंगे इसमें सब आपको A to Z समझा कर और बताएंगे। तो पहला जो बेसिक में हम लोग चलते हैं तो वो आप लोग को पहले नंबर के बारे में जानना होगा। जैसे नंबर आप लोग जानते हैं बहुत सारा नंबर होता है, जैसे प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या। तो बारी बारी से हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला आपका प्रकृत संख्या है। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इन्फिनेटिव गिनती, कोई भी चीज़ हम जब गिनते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, ना कि 0 से। दूसरा आपका संख्या है पूर्ण संख्या। तो ये 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे 0 से शुरू हुआ ना, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाइए। देखिएगा प्रकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। प्रकृत संख्या 1 से, देखिए ये भी 1 से शुरू है लेकिन इसके आगे 0 लगा हुआ है। तो पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या के आगे अगर आप 0 लगा देते हैं तो वो प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे कोई पूछेगा 0 क्या है तो आपको बोलना है पूर्ण संख्या है, ना कि प्रकृत। लेकिन अगर आपको से पूछे कि 1 क्या है तो 1 आपका पूर्ण संख्या भी है और प्रकृत संख्या भी है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं आपका पूर्णांक संख्या। सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य पूर्णांक संख्या के अंतर्गत में आता है। यानी हम जितना भी नंबर लिखते हैं, ऋणात्मक यानी निगेटिव में, धनात्मक यानी पॉजिटिव में, और शून्य यानी 0, वो सब आपका पूर्णांक कहलाता है। जैसे देखिए ये आपका संख्या रेखा है, बीच में आपका 0 होता है। अगर दाहिना साइड हम बढ़ें तो पॉजिटिव नंबर बढ़ता है, जैसे 1 2 3 4 5, इस सबको धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। और शून्य से लेफ्ट साइड में चलिएगा, बाएं साइड में, तो वो आपका 1 2 बढ़ता है लेकिन आपका माइनस में, -1 -2 -3 -4। तो इन सबों को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, और इधर दाहिने तरफ वालों को धनात्मक संख्या, और बीच वाला शून्य। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दिया जाए, जो 0 होता है शून्य, ना तो वो प्लस में लिखा जाता है और ना ही माइनस में। जैसे कि आप अगर लिख देते हैं कि 0 प्लस में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर 0 माइनस में लिखते हैं तो भी गलत होगा। तो याद रखिएगा 0 ना तो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग सम संख्या पर। वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12, ये भी इन्फिनिटी तरफ जाती है। देखिए सब संख्या 2 से डिवाइड होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंता 2 छक्का 12। 5 नंबर में है विषम संख्या। वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, इनमें से कोई भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से 3 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 5 कटेगा, नहीं कटेगा। 7 कटेगा, नहीं। इसलिए सारे संख्या को हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं ऋण या अभाज्य संख्या। देखिए ज़्यादातर लोग अभाज्य संख्या याद करते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम है ऋण। हम लोगों को जितना भी नाम होगा और सबको ध्यान में लेते चलना है। कैसे? मान लें कि आपने अभाज्य संख्या पढ़ा, उसका परिभाषा जाना, बनाने का तरीका जान गया। अगर आपको एग्जाम में अभाज्य संख्या ना दे के ऋण संख्या लिख दिया तो आपके लिए एक नया वर्ड हो जाएगा और यहाँ पर फंस जाइएगा और आप गलत टिक लगा कहिएगा। इसीलिए जितना भी नाम है आपको दोनों लेके चलना है, दोनों याद करना है। तो इसका परिभाषा देखते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके केवल 2 गुणनखंड हैं। जैसे देखिए इसका परिभाषा हम 2 तरीके से दे सकते हैं। जैसे एक तरीके से यहाँ से देख सकते हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और दूसरा दे सकते हैं कि जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। दोनों परिभाषा को हम इस उदाहरण से मैच करा के आपको बेहतर तरीके से बताते हैं। जैसे 2 देखिए, तो 2 केवल 1 से कटेगा और 2 स्वयं से कटेगा। 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 1 से कटेगा और 5 से, यानी सब संख्या आप देख रहे हैं 1 से और स्वयं से कट रहा है। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 का गुणनखंड बताइए। तो 2 का गुणनखंड देखिए, जैसे 2 है तो 2 का गुणनखंड बताइए। 2 कौन कौन संख्या से कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 अभाज्य संख्या है तो 3 कौन से कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 अभाज्य संख्या है तो 5 आपका 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो ये आपका जितना भी अभाज्य संख्या है आपको देखा है ना,
जितना भी आभाज्य संख्या है वो सब का केवल दो गुणनखंड होता है। गुणनखंड का मतलब होता है कि उस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दें। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ देखते हैं हम लोग यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। ठीक, वैसी संख्या जो एक एक स्वयं और दूसरी से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। देखिए ये होता है अभाज्य, पढ़े ना पीछे, यह है भाज्य संख्या, तो उसका उल्टा होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होता है कि एक से कट्टा, स्वयं से कट्टा और एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटेगा, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। या इसको परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि इसके केवल इसका दो से अधिक गुणनखंड होता है। देखिए 4, तो 4 कौन कौन संख्या से कटेगा? 1 से, 4 से, 2 से, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया ना 4। अब जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो होता है आपका, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। देखिए 4, 6, 8 है ना भाज्य संख्या, 4, 6, 8 ये भाज्य संख्या है। तो बताइए 4 कितना से कटेगा? 1 से, 4 से, 1 से और समय से तो कोई संख्या कटता है। ये अदर संख्या से भी अगर कोई कट जाए तो होता है भाज्य। देखिए तो 4 का गुणनखंड क्या हो गया? 3 गो। तो 2 से अगर प्लस 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अब जैसे 8 ले लीजिए, तो 8 1 से कटेगा, 8 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा। बताइए कितना संख्या से कट रहा है? बताइए 4 संख्या से कट रहा है। तो जिसके जो संख्या अगर 2 से अधिक संख्या से कट जाए या 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसको बोला जाता है आपका भाज्य संख्या। ये आपका एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग चलते हैं मूल संख्या। तो 0 से 9 तक की संख्या को मूल संख्या कहते हैं। जैसे कि 0 से लेके आपका 9 तक है। हम कितना भी मैथ में नंबर लिखते हैं, अंक लिखते हैं, कोई भी संख्या लिखते हैं, बताइए इन 10 जो अंक 10 अंक मूल संख्या है, इन 10 को छोड़कर किसी को यूज करते हैं? नहीं, इन 10 को ही यूज करके हम सारा संख्या लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे आपको लिखना है 2330, तो देखिए 2 3 3 0 इसी से आया है। देख लीजिए इसी में होगा। 121 लिखना है, इसी से आपको उठाए हैं 1 2 1। तो कोई भी ऐसा मैथ में आपका संख्या नहीं लिख सकते हैं बिना मूल संख्या के। ये आपका 10 है, 9 नहीं। देर बच्चा क्या करता है, 9 तक है तो 9 गिन लेता है, नहीं 0 से शुरू हो रहा, ध्यान देना है। अगला आपका संख्या है परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। शर्त होता है यहाँ पर कि q नॉट इक्वल टू 0 और p और q एक पूर्णांक हो। जैसे देखिए पहला बात कि इसे p बटा q का मतलब होता है p आपका अंश है और q आपका हर है, यानी अंश बटा हर के रूप में अगर लिखा जा रहा है तो परिमेय संख्या होता है। शर्त यह है कि जो q है, देखिए q का मतलब यहाँ होता है हर 0 नहीं होना चाहिए और p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ जितना भी संख्या 4/3 ये आपका परिमेय संख्या है। -1/2 परिमेय, ये सब परिमेय है। देखिए कैसे, देखो ये अगर ये परिमेय संख्या होगा तो ये 3 कंडीशन को फॉलो करेगा। पहला p बटा q अंश बटा हर, दूसरा q 0 नहीं होगा और तीसरा p और q पूर्णांक हो। यहाँ देखिए p बटा q यानी अंश बटा हर के रूप में लागू हो रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। q नॉट इक्वल टू 0 का हर जो है यानी q 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 0 नहीं है। तीसरा p और q एक पूर्णांक हो, तो पीछे हम आपको पढ़ा है ना पूर्णांक कि एक धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, एक आपका शून्य पूर्णांक होता है। तो देखिए -4 और 3 ये भी एक पूर्णांक है। तो इस तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे -1/2, तो ये देखिए आपका p बटा q के रूप में, अंश बटा हर के रूप में है। q नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं है और साथ में p और q पूर्णांक है। देखिए -1 और 2 पूर्णांक है, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, ये आपका धनात्मक पूर्णांक है ना, तो इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पर और देख लीजिए, कोई अगर पूछेगा कि 4 परिमेय संख्या है तो बोलेंगे अवश्य रूप से परिमेय संख्या। कैसे? बटा में आप जानते हैं कि 1 छिपा रहता है, तो पहला कंडीशन क्या लागू होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए? पहला कंडीशन लागू होना चाहिए कि वो p बटा q के रूप में लिखा है। दूसरा कंडीशन क्या लागू होना चाहिए? q नॉट इक्वल टू 0 यानी ये वाला 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या कंडीशन लागू होना चाहिए कि p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब बताइए 4 जो है तो नीचे तो 1 छिपा है, तो 4/1
पी बटा क्यू के रूप में लिखा है, यानी अंश बटा आर के रूप में। क्यों जीरो नहीं है, देखिए क्यों आपका एक है, जीरो नहीं है। पी और क्यू पूर्णांक है, 4 और 1 आपका पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए 4/1 भी आपका परिमेय संख्या होगा। अब आया यहाँ पर जीरो, जीरो कोई पूछेगा पूर्ण परिमेय संख्या है, अवश्य रूप से भी एक परिमेय संख्या है। कैसे, नीचे आपका एक छिपा हुआ है ना। तो अब बताइए पी बटा क्यू के रूप में लिखाया, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, देखिए जीरो नहीं, एक है ना, और पी और क्यू पूर्णांक है, ये आपका भी परिमेय संख्या है। क्या अगर कोई पूछेगा कि 4/0 परिमेय संख्या है, तो ये बोलेंगे परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको तो फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ देखिए आप क्यों का हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो से किसी भी अंक में भागा नहीं लगता, अगर भागा लगाते हैं तो इन्फिनिटी प्राप्त होता है और परिभाषित होता है, इसलिए परिमेय संख्या में शर्त दे दिया गया है कि क्यों आपका जीरो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से परिमेय संख्या क्लियर हो गया होगा। इस पर मैंने आपको कुछ ज़्यादा टाइम इसलिए दिया क्योंकि 10th क्लास में परिमेय और अपरिमेय संख्या सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। देखिए अगर ये रूट में है आपका 25 है, रूट में आपका 36 है, रूट में आपका रूट में आपका 64 है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है और 36 का वर्गमूल 6 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो देखिए ये 5 निकल गया, 6, 8, ये सब भी आपका परिमेय संख्या ही होता है। कोई पूछेगा रूट 25 परिमेय, रूट 36 परिमेय, रूट 64 परिमेय। अगर इसमें से कोई संख्या ऐसे रहता, रूट जैसे 20 लिख देते, इसका पूर्ण रूप से बाहर निकलेगा, ये 20 का वर्गमूल होता है बिना पॉइंट के, नहीं होता है। तो ई बोलेंगे आपका क्या, उल्टा अपरिमेय संख्या है। जो रूट से बाहर निकल जाए सीधा सीधी परिमेय, जो रूट से बाहर ना निकले यानी पॉइंट में निकलने के लिए तो निकल जाएगा, पॉइंट में नहीं, पूर्ण रूप से निकलना चाहिए, वो होता है परिमेय, और जो पूर्ण रूप से ना निकले वो होता है अपरिमेय। अब आगे हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए रूट में वो सारा संख्या लिख दीजिए जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। जैसे रूट 5 का वर्गमूल होता है नहीं, 11 का वर्गमूल होता है नहीं, 2 रूट 3 का वर्गमूल होता है नहीं, 13 का वर्गमूल होता है नहीं। तो आप रूट में उस संख्या को लिख दीजिए जो जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, वो सब अपरिमेय संख्या में आपका जाता है, यह अपरिमेय संख्या है आपका। अब हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को बोला जाता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में पूरा आ जाता है, जितना भी नंबर है ना सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। ये एक तरह से फैमिली का काम करता है। जैसे देखिए वास्तविक संख्या को आप समझिएगा, आपको यहाँ समझाते हैं। जैसे ये हो गया, इसमें आपका जैसे देखिए रूट 25 है परिमेय संख्या है, रूट 7 है अपरिमेय संख्या है, ये देखिए आपका पर की संख्या है ना, ये आपका पूर्ण संख्या है, पर की संख्या, बहुत एक नंबर आपका बहुत सा संख्या को कवर करता है। ठीक, तो इसमें आपका देख रहे हैं ये आपका क्या है, बोलिए, ये आपका अपरिमेय है, ये क्या है, परिमेय है। तो इसमें जितने भी संख्या आप रख सकते हैं, 3/2 क्या है, परिमेय है। तो इन सबों को मिलाकर परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर बोला जाता है वास्तविक संख्या। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। लेकिन अगर कोई बोले कि सारा वास्तविक संख्या परिमेय होता है, गलत, क्योंकि भाई परिमेय और अपरिमेय से मिलकर वास्तविक बना है। तो सारा वास्तविक संख्या परिमेय कहाँ से हो सकता है, अपरिमेय भी होगा। अगर कोई बोले कि सारा वास्तविक संख्या अपरिमेय होगा, ये भी गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी होता है। तो मेरे बात आप समझ गए होंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है ऐसा, जो आपको हम अभी बताएं। आगे चलते हैं हम लोग 12 नंबर पे, एल्गोरिथ्म। ये एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। देखिए एल्गोरिथम जो है ना, एक विशेष प्रकार का आपको हल दे देंगे, उस समस्या को उसको एक विशेष प्रकार का समस्या दे देंगे, यानी क्वेश्चन दे देंगे, वो समस्या के रूप में हो गया, और उसको आप हल प्राप्त करिए। और हल प्राप्त करने के लिए आपने जो विधि लगाया ना, वही एल्गोरिथम कहलाता है। तो इस आप 10th क्लास के चैप्टर में एल्गोरिथम जो होता है वो बोल रहे हैं ना यहाँ एक विशेष प्रकार की समस्या। तो एक विशेष प्रकार की समस्या जो होता है वो आपका HCF है, यही एक विशेष प्रकार का समस्या देता है 10th क्लास में, पहला चैप्टर में। आगे चलते हैं 13 नंबर पे। एक परिमेय संख्या के समुच्चय में सभी प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या शामिल
है। देखिए परिमेय संख्या जो होता है ना, तो परिमेय संख्या में सभी प्रकीय संख्या आएंगे, सभी पूर्ण संख्या आएंगे और पूर्णांक संख्या आएंगे, सब परिमेय होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ से, जैसे आप देख रहे हैं प्रकीय संख्या, तो प्रकीय संख्या 1 2 3 जाता है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 जाता है इन्फिनिटी तक, और पूर्णांक, तो पूर्णांक मालूम है ना 0 +1 +2, इधर -1 -2। तो इस सारा संख्या जो है इसमें प्रकीय संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इन सबों को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ये आपका सब परिमेय संख्या भी आता है। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आपका प्रकीय संख्या, पूर्ण संख्या और आपका पूर्णांक संख्या आता है। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर पे। पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। देखिए बच्चा इसमें बहुत गड़बड़ा जाता है। पाई का मान जब मैथ का सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं, तो पाई का मान आता है तो 22/7 रखते हैं। तो हम लोग क्या समझते हैं कि पाई 22/7 के बराबर है। आप लोग को एक बात बता दें कि पाई का मान जो आप 22/7 रखते हैं, मैथ बनाने में यूज करते हैं, ये आपका करेक्ट आपका मान नहीं है। ये अभी तक पाई का मान पूरे वर्ल्ड में अभी तक सही मान किसी ने नहीं निकाला। ये आपका लगभग मान होता है, ठीक। तो पाई को आप लोग याद रखिएगा, अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान आप 22/7 रख के मैथ यूज करते हैं, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या। देखिए इसको बट्टा में लिखा जा रहा है ना, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में, और Q ≠ 0। Q मतलब हद, देखिए हद 0 नहीं है, और P और Q पूर्णांक है, तो इस हिसाब से तो ये परिमेय संख्या में गया। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पाई कौन सी संख्या है, तो आप याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर पे। 22/7 कॉमा पाई का लगभग मान है, वास्तविक नहीं। अभी बताए ना ऊपर कि पाई का मान जो 22/7 यूज करते हैं वो लगभग मान है, वास्तविक मान नहीं है। वास्तविक मान आज तक किसी ने नहीं निकाला। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये सूत्र ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आप लोग बच्चे से बनाते आ रहे हैं भागा, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको आप थोड़ा इसमें ऐसे याद रखिएगा, a बराबर BQ + R। देखो हम लोग a को भाज्य समझेंगे, और b आपका भाजक का काम करेगा, q भागफल का काम करेगा, और r आपका शेषफल का काम करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग बनाते टाइम नहीं लिखते हैं, ये ज़्यादा यूज करते हैं, a बराबर BQ + R। और यहाँ पर एक शर्त दे दिया। शर्त क्या है कि जो 0 है, ओ है, थी सॉरी आपका, हाँ r है, r मतलब आपका शेषफल, वो 0 से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। b यहाँ पर क्या हुआ, b भाजक हुआ, r शेषफल हुआ। शेषफल कभी भी भाजक से छोटा ही होता है, ठीक है, कभी भी। कैसे, वो हम समझते हैं। यहाँ एक आपका छूट गया है, r जो है आपका वो 0 से बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, छूट गया आपका। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं, यहाँ देखिए 16 नंबर को थोड़ा सा और गहराई में जाके समझते हैं। इसको हम आप पेज पे समझाते हैं। 16 नंबर देखिए, भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेषफल है ना, a बराबर BQ + R, ये शर्त, ये आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपका दिया है a बराबर BQ + R। तो आप लोग बचपन में ऐसे भागा देते होंगे, यहाँ एक होता है, यहाँ एक अंक होता है, यहाँ एक अंक आता है, यहाँ आपका आता है। तो यहाँ जो आता है आपका भाजक होता है, क्या होता है, भाजक होता है। इसको हम लोग a से सूचित, भाजक होता है, इसको हम लोग b से सूचित करते हैं, ठीक। और यहाँ आपका भाज्य होता है, हम लोग सूचित करते हैं भाज्य को a से। और यहाँ जो आता है वो जानते हैं आपके भागफल होता है, इसको हम लोग सूचित करते हैं q से। और यहाँ जो होता है वो शेषफल होता है, हम लोग यूज करते हैं इसको अर्थ। देखिए बचपन से हम लोग भागा जब बनाते हैं तो ये दोनों हम लोग को पूरा याद कराया जाता है अच्छा से। यहाँ है तो भागफल हो गया, शेषफल, बच्चा इस दोनों में गड़बड़ा जाता है, याद रखिएगा।
जिसमें भागा दिया जाता है वो भाज्य, और जिससे भागा दिया जाता है वो आपका भाजक होता है। भाजक को b से, भाज्य को a से, भागफल को q से और शेषफल को r से। ये आप कंप्लीटली याद रखिए, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज चालू करिएगा तो अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा b a q r क्या है तो आप मैथ में फंस जाइएगा वहाँ पर। ठीक, ओके। अब इसके साथ एक शर्त है, शर्त क्या है वो समझिएगा। शर्त देता है कि जो आपका r है वो 0 से बड़ा होता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन आपका b से छोटा है। इसका अर्थ समझिएगा। इसका अर्थ होता है, इसको अर्थ समझाने के लिए हम आपको एक भागा लगा कर बताते हैं। ऐसे भागा लगाइए, जैसे आम 2 से 3 में भागा लगा, कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। 2 एकम 2, सफल कितना बचेगा? 1। देखिए ये हो गया आपका r, और यहाँ आपका हो गया b2 हो गया, r आपका 1 आया। अब बताइए कि कभी आप भागा लगाए हैं तो यहाँ पर जो r आपका मान बचता है शेषफल, कभी माइनस में है क्या? कभी नहीं। अब ध्यान दीजिए, आप पीछे जाकर भागा अगर अच्छी तरह से कंप्लीट है तो कभी माइनस में नहीं आता। इसीलिए यहाँ से आप पहले इसको समझिएगा, तो फिर हम आपको आगे वाला बताएंगे। इसको अभी ध्यान नहीं देना, आपको इस पे ध्यान देना है। r 0 से बड़ा है या बराबर होता है, आपको ये समझिए। तो नीचे कभी भी आपका माइनस में नहीं आता तो इसका मतलब r 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 से पहले आप माइनस में चले जाते हैं। और 0 के बराबर भी होता है। कैसे? जैसे अगर हम यहाँ भागा लगा देते हैं, अगर हम यहाँ से 3 रहता तो 3 से अगर हम इसमें भागा लगाते हैं तो 3 एकम 3, यहाँ 3 लिखते और 3 3 गया 0, तो r 0 भी आ सकता है। ठीक है ना? तो r का मान कभी भी 0 से बड़ा या 0 के बराबर आता है, छोटा नहीं जाएगा। छोटा मतलब माइनस। अब जरा हम समझते हैं इस टॉपिक को। r जो है वो b से क्या होता है? छोटा होता है, यानी b हमेशा बड़ा होता है। देखिए अभी 2 3 से भागा लगाए ना, तो शेषफल कितना है? 1। b यानी r 1 आया, और आपका भाजक कितना आया? 2। तो अब बताइए कि देखिए r जो है वहाँ देखिए b से छोटा है। छोटा होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि अगर ये बराबर भी रहता है, मान लीजिए यहाँ 2 है b आपका, और यहाँ पर अगर 2 आता है तो आप एक बार में भागा ले जा सकते हैं। इसको काट दीजिएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो आप जितना भी भागा बनाते होंगे कभी भी यहाँ पर आपका यहाँ से छोटा ही आता है, यानी b का मान r से बड़ा होता है और r b से छोटा होता है। एक ही बात है। तो मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एक क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r, जहाँ वही आपका ऊपर वाला कंडीशन है ना, 0 r 0 से बड़ा या बराबर और b से आपका b r से बड़ा हो पर आधारित विभिन्न चरणों का ऐसी श्रृंखला है जो किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए प्रयुक्त हो, उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यानी इसका उपयोग अगर आप किसी समस्या को हल करने के लिए, वो भी श्रृंखला वाइज, चरण बाई चरण यूज करते हैं, तो वही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसमें आपको ज़्यादा समझना नहीं है, यह आपका सूत्र याद है, a बराबर bq प्लस r। इसका यूज करके हम लोग उस समस्या को हल करेंगे। उस समस्या आपको इस चैप्टर में मसा ही मिलेगा, जैसे 18 और 22 का मसा है ना। तो हम अब इसका यूज करेंगे, इसका a बराबर bq प्लस r। कैसे? श्रृंखला वाइज, चरण बाई चरण। देखिएगा 18 और 22 का मसा निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बड़ा अंक रहता है उसको आपका इधर रखते हैं, यानी a की जगह रखते हैं, ये आपका भाज्य का काम करेगा। और जो छोटा रहता है उसको हम b की जगह यूज करेंगे। देखिए b है ना, यहाँ पर b की जगह यूज करेंगे, तो b आपका भाजक हो गया। अब 18 का पढ़ेंगे, चाहे गुना करेंगे। अब कितना बार में 22 आ रहा था, दो अब ज़्यादा नहीं आना चाहिए इस संख्या से। तो 18 एकम 18, एक बार में 18 जाएगा। अब बचेगा 4, यहाँ 4 उतार देंगे, आपका 22 हो जाएगा। फिर दूसरा जब हम श्रृंखला में चलेंगे, दूसरा लाइन में चलेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ वाला आपको यहाँ उतारना है, और ये देखिए लास्ट वालों को, इन शेषफल को यहाँ उतारना है। अब फिर 4 का पढ़ेंगे, 18 लाएंगे, कितना बार में जाएगा? तो 4 चौके 16, 4 5 20, 5 बार में ज़्यादा जा रहा है, 4 चौके 16, 4 बार में ले जाएंगे। कितना बचा अभी? कितना घट रहा है? 2, तो 2 उतार देंगे। कब तक ये करेंगे मालूम है? यहाँ जब तक 0 ना है शेषफल, तब 0 आ जाएगा, तब छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे? 4 को यहाँ उतारेंगे, यहाँ वालों को यहाँ उतारेंगे, और यहाँ लास्ट शेषफल को यहाँ उतारेंगे। अब 2 का पढ़ेंगे, 4 लाएंगे, 2 दूनी 4, आपका ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 आपका। अब ये पूरा कंप्लीट कट गया। अब 0 यहाँ बचा, 0। हम बताए थे ना आपको कि जब यहाँ 0 आ जाए तब आप मैथ को रोक दीजिएगा, और आपका मसा निकल गया है। लेकिन मसा अब कौन होता है? ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन होगा? तो आपका मसा ये होता है, यानी b का मान। देखिए यहाँ देख रहे हैं b यानी भाजक, ये आपका मसा होता है। तो मसा बराबर 2।
अब 18 नंबर पर चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग एचसीएफ निकालने में होता है। आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है एग्जाम में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग यानी वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बोलिएगा मसा निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में। 19 नंबर है आपका, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। अब इस फार्मूला से आप 4 फार्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन एक फार्मूला याद रखिएगा, आपका चारों फार्मूला निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए, पहली संख्या अगर आपको फार्मूला निकालना है पहली संख्या, तो इस दूसरी संख्या को उधर भेजेंगे, तो इधर बन जाएगा आपका पहली संख्या बराबर लसा गुने मसा, अब बाटा में चला जाएगा दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या बराबर पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या को उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा लसा गुने मसा बटा पहली संख्या। अगर पूछे लसा बराबर, तो हम क्या करेंगे, मसा को इधर लेके आ जाएंगे, तो हो जाएगा लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा में मसा। इसी तरह हम एक फार्मूला से 4 फार्मूला निकाल सकते हैं, एक ही याद रखना आपको बेहतर है। अब 20 में चलते हैं। एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य। ढेर से पूछेगा एक क्या है, डायरेक्ट बिना सोचे समझे अभाज्य बोल देगा, लेकिन एक भाज्य ना है अभाज्य, क्यों नहीं है देखिएगा, समझिएगा इसको। एक जो है वो दोनों को कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, ना तो भाज्य के लिए कंडीशन को फॉलो करता है और ना ही अभाज्य के, क्योंकि अभाज्य में जाने के लिए इसके कितने गुणनखंड होने चाहिए बताइए, 2, और भाज्य में जाने के लिए इसको कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो अब बताइए कि एक जो है वो किस संख्या से कटेगा, तो ओनली 1 से कटेगा। अब अभाज्य में जाने के लिए कम से कम 2 संख्या से कटना चाहिए, इसलिए एक को ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या माना जाता है। अब हम लोग चलते हैं 21 में। ए और बी सअभाज्य संख्या कहलाती है यदि उनका मसा 1 हो। कोई संख्या जैसे ए और बी के जो कोई संख्या आपका रहेगा, अगर दोनों का हम लोग मसा निकाल रहे हैं एचसीएफ, अगर 1 आ जाए तो हम बोलेंगे वो आपका सअभाज्य संख्या है। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, यहाँ देखिए कोई संख्या ले लीजिए 2 और हम 3 ले लिए, इसका मसा निकालिए, तो इसका आप मसा निकालिएगा तो 1 आएगा, तो इस संख्या को बोलेंगे सअभाज्य संख्या। और कोई संख्या ले लीजिए, जैसे आप 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इनका भी मसा आप कितना आएगा, तो 1 आएगा, तो ये भी आपका सअभाज्य संख्या है। ठीक है, सीधा सीधे कोई 2 संख्या अगर ले रहे हैं, अगर उनका मसा 1 आ रहा है तो आपका सअभाज्य संख्या होता है। अब चलते हैं 22 नंबर पे, अपरिमेय संख्या। आप चलते हैं 22 नंबर पे। देखिए ये 22 नंबर आप पूरा देखिए ध्यान से, इससे एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव ना तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रूप से आपका बनता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और याद करने का हम थोड़ा सा एक हल्का सा ट्रिक भी बताएंगे आपको। देखिए अपरिमेय संख्या को अगर हम अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो अपरिमेय संख्या मिलेगा। अपरिमेय संख्या में से अगर हम अपरिमेय संख्या भी घटाते हैं तो भी अपरिमेय संख्या मिलेगा। अगर परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो भी अपरिमेय मिलेगा। अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो अपरिमेय मिलेगा। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे अपरिमेय मिलेगा। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या मिलेगा। परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से भागा देते हैं तो भी अपरिमेय संख्या मिलेगा। अपरिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से गुना कर रहे हैं तो परिमेय भी मिल सकता है, और अपरिमेय इसमें आपका फिक्स नहीं रहता है। सबका उदाहरण हम एक दे के आपको समझा देते हैं अच्छे से। देखिए ध्यान से, अपरिमेय में से परिमेय घटाइएगा। जैसे ले लीजिए पेपर, यहाँ से अपरिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे √3 अपरिमेय हुआ, घटा दीजिए आपका एक परिमेय संख्या 2, तो इस संख्या को हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा संख्या है, ये पूरा आपका अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, जैसे अब अपरिमेय में से अपरिमेय अगर हम घटाते हैं, जैसे √3 अपरिमेय है ना, और √5 लेते हैं, दोनों अपरिमेय है, घटाएंगे तो ये भी आपका क्या संख्या होगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं, परिमेय संख्या में अपरिमेय, तो जैसे परिमेय संख्या 2 अपरिमेय संख्या √5, तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो भी आपका क्या संख्या मिलेगा,
अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। अब चलते हैं परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या आपका घटेगा तो आपका ये देखिए यहाँ पर किसी बच्चे ने गलत कर दिया, ठीक। अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय नहीं, आपका परिमेय संख्या ही मिलेगा। जैसे देखिए 4 आपका परिमेय है, 5 आपका परिमेय है, दोनों परिमेय है, घटेगा तो परिमेय मिला। 6 परिमेय है, 3 परिमेय है, घटेगा तो आपको 3, ये भी आपका परिमेय ही मिला। तो कोई भी आप परिमेय संख्या दो को ले लीजिए, घटाने पर उनका अंतर आपका परिमेय ही मिलता है। अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए, जैसे 2 गुने √3 ले लीजिए, तो ये आपका परिमेय हो गया, ये आपका क्या हुआ, अपरिमेय हुआ। तो इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो 2√3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय को अगर हम अपरिमेय से भागा देते हैं तो अपरिमेय मिलता है। जैसे देख लीजिए, परिमेय को अपरिमेय से भागा दीजिए, परिमेय अपरिमेय, जैसे √7 है ना अपरिमेय, और भागा लगाना है परिमेय से, तो परिमेय कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 2 ले लेते हैं, तो ये वाला पूरा संख्या क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ये देखिए आपको अपरिमेय को अगर अपरिमेय से गुना करते हैं तो परिमेय भी मिल सकता है, अपरिमेय। आपको हम 2 उदाहरण देके दिखाएंगे, एक आपका परिमेय ला के दिखाएंगे और एक आपको अपरिमेय ला के दिखाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा इधर, अपरिमेय संख्या 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल, जैसे 2 हम अपरिमेय संख्या ले लिए, √3 गुने √3, दोनों अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए अब हम लेते हैं दोनों अपरिमेय संख्या, 2 उदाहरण, एक में आपको परिमेय ला के दिखाएंगे, एक अपरिमेय। √3 गुने √3 ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। अगर गुना करने पर आपका क्या आ गया बताइए, 9 पर मूल 3 क्या मिला, परिमेय मिल गया। यहाँ देखिए √3 गुने √7 तो ये हो जाएगा √21। अब तो बाहर नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल तो होता नहीं है सीधा सीधे, तो ये आपका क्या हो गया बोलिए, अपरिमेय। ये आपका क्या आया, परिमेय। आपको हम दिखा दिए ना दोनों कि अगर आप किसी अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो परिमेय भी आ सकता है और ना तो अपरिमेय भी आ सकता है। इसको हम पूरी तरह आपको कवर करा दिए, अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं 23 नंबर पर। यदि अभाज्य p q² को विभाजित करता है तो p q को भी विभाजित करेगा। इसको समझने के लिए हाथ चलते हैं, देखिएगा। देखिए बोला p अगर q² को विभाजित करता है, अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर ले लीजिए, देखिए अगर 3 6² को विभाजित करता है, 6² का मतलब क्या होता है 36, अगर 3 36 को विभाजित करेगा तो करबे करेगा, तो अगर हम स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो भी 3 इसको विभाजित करेगा। समझ गए मेरी बात को, 3 दूनी 6 कट रहा है ना, आइए आपका 36 है तो 12 तिहाई 36, 12 बार में कटेगा। समझेंगे मेरी बात को। चाहे उल्टा भी याद करेंगे, अगर कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित कर रहा है तो उसके स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। जैसे देखिए अगर मान लिया जाए ये 10 है, 2 बताइए 2 10 को विभाजित करेगा ना, तो पक्का है ना कि 2 इस संख्या के स्क्वायर जब करेंगे 10 का स्क्वायर 100 आएगा, उसको भी विभाजित करेगा। कितना बार में, 20 बार में, क्योंकि 100 हो गया। अब चलते हैं 24 नंबर। परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो p/q के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में है। इसको हम आपको समझाते हैं 24 नंबर का। देखिएगा 24 नंबर को समझिए कि देखो 3 गो कंडीशन है आपका शांत होने के लिए। अगर 2 के पावर n आ जाए या 5 के पावर n आ जाए या 2 के पावर n और गुने 5 के पावर n, अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आ जाए तो उसको हम बोलेंगे शांत, अगर नहीं आए तो बोलेंगे अशांत। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, अब लेते हैं 7/8। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन किस में लागू होना चाहिए, ये कंडीशन जो है आपका क्यू के लिए लागू होना चाहिए। क्यू मतलब हर के लिए लागू होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा नीचे वाला का। तो 7/8 में बताओ क्यों हर कौन है, 8 है, तो ऊपर वालों को जस के तस रखेंगे, नीचे वालों को हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 गुने 2 गुने 2। तो हम देखते हैं 7/2 के पावर 3। तो कौन सा कंडीशन लागू हुआ जरा देखते हैं, ये वाला कंडीशन लागू हुआ। देखिए ये वाला लागू हुआ ना, 2 के पावर n, 2 के पावर n, n का मतलब यहाँ पर कोई नंबर रहेगा 2 3 4 5 कुछ भी रहेगा।
तो इस कंडीशन को फॉलो करा तो ये आपको क्या बोलेंगे, ये आपका शांत है। ठीक है, जैसे देखिए और ले लीजिए 4/10 ले लीजिए। तो इसको आप अगर कोई अंक कटेगा तो उसको काट भी देना है, ठीक। तो इसको कटेगा तो काटेंगे तो आ जाएगा 2/5। तो बताइए शांत है क्या शांत? ये आपको शांत है, सीधा सीधा बात। क्यों? क्योंकि नीचे 5 है। तो 5 के पावर में देखिए, आप बोलिएगा सर यहाँ 5 के पावर में, यहाँ 5 के पावर में कुछ नहीं है, 5 के पावर में 1 छिपा रहता है, सबको मालूम है। तो ये आपका शांत में जाएगा। कभी कभी क्या होगा, दोनों आ जाएगा, जैसे देख लीजिए दोनों वाला 2 और 5 दोनों आ जाता है। जैसे 7 ले लीजिए और 20 ले लेते हैं, 7/20। 20 को तोड़िए तो 2 से तोड़ेंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 10 आएगा, फिर आपका 5 आएगा। 2 दूनी 4, 4 5 20। तो 7 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 छिपा है। देखिए ये वाला जो आपका किसको कंडीशन लागू किया, इस वाले को। तो हम आपको बोले ना कि आपका कोई भी अगर आपका शांत अशांत पूछे क्वेश्चन, अगर इन तीनों में से 2 के पावर n, 5 के पावर n और 2 के पावर n गुने 5 के पावर n में से अगर कोई भी कंडीशन को फॉलो करता है तो आप सीधे लिखिएगा वो शांत है, अन्यथा अशांत। अब हम लोग चलते आगे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत रहता है और या अशांत आवर्ती पुनरावृत्ति रहता है। यानी जो परिमेय संख्या आपका रहता है उसका दशमलव प्रसार कभी भी रहेगा तो शांत रहेगा, शांत रहता है या अशांत आवर्ती रहेगा। ठीक है, शांत और अशांत समझते हैं। देखिएगा शांत का मतलब होता है कि जैसे 0.25 ये शांत हो गया, क्योंकि आगे ना तो रेकरिंग है ऊपर और ना तो डॉट डॉट। अगर रेकरिंग और डॉट डॉट रहता है तो आगे बढ़ता है, तो परिमेय संख्या या तो ये आपका शांत रहेगा। तो आपका अशांत आवर्ती भी हो जाएगा, जैसे आता है ना 0.333 आपका चलते जाता है ना। तो ये दोनों संख्या आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या समझे, शांत भी होता है और परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। विलोमता यानी 25 का उल्टा विलोमता वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होगा वो परिमेय संख्या होगा। उल्टा इसका 27 नंबर है, एक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या का निर्माण होता है वो परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है। यानी कि वास्तविक संख्या में टोटल परिमेय और अपरिमेय सारा संख्या इन्वॉल्व रहता है। तो वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। अब हम लोग चलते हैं 28 नंबर पे। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। जैसे दो परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 4 और 8 ले लिया। अगर कोई बच्चे से पूछेंगे नीचे वाले क्लास से कि इसके बीच में कितनी संख्या है, तो वो क्या बोलेगा, सर 5, 6 और 7 है, सर 3 संख्या है ना। बच्चे से पढ़ेगा 5-6 क्लास का। तो नहीं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। इसके बीच बहुत सा, जैसे देखिए 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या है, आपको ऐसा लग रहा है 3 के बाद 4 है ही नहीं, इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या है। कैसे देखिएगा, 3 और 4 के बीच में बताइए 3.1 किसके बीच में, इसके बीच में है। 3.2 किसके बीच में है, इसके बीच में है। 3.3 कहाँ तक जाएगा सोचिए, 9-10 तक। फिर अगर पूरा हो जाएगा तो लिखेंगे 3.10, फिर लिखेंगे 3.12 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3.13 लिखेंगे। कितना तक जा सकते हैं, समझ सकते हैं ना। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। अब चलते हैं हम लोग 29 नंबर। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है। ठीक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है। जैसे 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, आप 2 अभाज्य संख्या लीजिए, 2 या 2 से, जैसे 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। तो दोनों अभाज्य संख्या है ना, तो इसका मसा निकालिएगा तो 1 आएगा आपका। जैसे और ले लीजिए 5, 7, 13। देखिए कितना संख्या ले लिया, अभाज्य संख्या 3 वो ले ली आपकी। तो तीनों अभाज्य संख्या है तो इसका मसा निकालेगा तो 1 आएगा। तो 2 गो रहे, 3 गो, 4 गो, जितना भी अभाज्य संख्या रहे मसा निकालेगा 1 आएगा। अब हम लोग चलते हैं, लास्ट है 30 नंबर। दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा 2 होता है, 2 होता है आपका। देखिए दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा 2 होता है ना। दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा 2 होता है। जैसे दो क्रमिक सम संख्या ले लीजिए, जैसे 2 सम संख्या है और 2 के बाद
क्रमिक मतलब लगातार, तो 2 के बाद 4 आता है, 4 लेना, न कि 6 लेना। तो इसका मसा कितना आएगा बताइए, 2 आएगा। जैसे आप 8 ले लीजिए, 8 सम संख्या है, इसके बाद जो आएगा लगातार वो 10 आएगा, 8 के बाद सम संख्या 10 आता है। तो इसका आप मसा अगर निकालिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक दबा दें। थैंक यू।